अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आवां तांजो मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में अज इलेक्शन जेको 8 फरवरी ते थियो उन बाबत ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। 8 फरवरी गुज़री वियो, इलेक्शन थी वियो ऐं हिकु के अभाम ऐं रूमर्स ऐं जेकी अफ़वाहूं फैलायूं पियूं आहियूं त शायदि इलेक्शन न थींदो, उन्हनि अफ़वाहनि खे अॼु ख़तमु थी वियूं आहिनि ऐं इलेक्शन थी वियो आहे। रिज़ल्ट बि अची चुका आहिनि। तक़रीबन आज़ाद उम्मीदवारनि हिकु इनक़लाबी तौर ते तरक़ी जी चइजे त हिकु वॾो इनक़लाब आंदो आहे ऐं वॾी तादाद में सीटूं खटे आया आहिनि ऐं जेके आज़ाद आहिनि हाणे उहे कंहिं पासे वेंदा, छो त हिन में आज़ाद उहे बि आहिनि जेके खटे आया आहिनि जिन जो तालुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां आहे। त बज़ाहिर हिकु त तासुर इहो आहे त शायदि तहरीक इंसाफ़ हाणे हुन वटि ऑप्शन आहिनि त हू या त नून लीग सां हुकूमत ठाहे या पीपल्स पार्टी सां गॾिजी हुकूमत ठाहे। अकेले सिर हू कुझु नथी करे सघे। ईअं ई ऑप्शन नून लीग जे लाइ बि आहे, पीपल्स पार्टी जे लाइ बि ऑप्शन आहे त हू बि कंहिं सां गॾिजी इतिहाद करे हुकूमत ठाहे सघनि था। हिन हुकूमत साज़ी जो मरलो शुरू थी वेंदो, हुकूमत साज़ी जे लाइ ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो शुरू थींदो। जेॾी महिल प्रोग्राम आनिर थींदो उन वक़्तु यकीनी तौर ते हिकु मुलाक़ातनि जो, ॻाल्हि ॿोलनि जो, ऑफरनि जो, वज़ारतनि जो, केरु उम्मीदवार थींदो केरु न थींदो, इहे हिकु तफ़सीली तौर ते हिकु मामला शुरू थींदा। अॼु हिन सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, छाकाणि त हिन वक़्तु ॿ पार्टियूं जेकियूं आहिनि, सियासी ॿ पार्टियूं, उन्हनि जो वॾो अहम किरदारु आहे, छो त हू जंहिं पासे वेंदियूं उहा ई हुकूमत ठहंदी ऐं हुननि जी हुकूमत ठहंदी। उनमें मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट हमेशह जॾहिं बि किरदारु रहियो आहे हुनजो 2008 खां वठी ऑनवर्ड यको, वो जंहिं बि पासे पंहिंजी सीट्स खे मूव कंदियूं आहिनि ऐं उन पासे हू हुकूमत ठहंदियूं आहिनि। हिन इलेक्शन खां पहिरीं हुननि इतिहाद ठाहियो PMLN सां ऐं इन खां पोइ हाणे जेको पीपल्स पार्टी आहे उन्हनि जे लाइ बि इहो ऑप्शन आहे त हू बि कंहिंसां गॾिजी इतिहाद करे सघनि थियूं। इन सॼी सूरत हाल ते असां सां गॾु सुमेरा गुल साहिब आहिनि, एडवोकेट बि आहिनि ऐं पीपल्स पार्टी जी सीनियर रहनुमा आहिनि। हिन वक़्तु इलेक्शन में बीठियूं हिते, उहे बि असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। असां सां गॾु मौजूदु आहिनि शहज़ाद आसिफ साहब, पाण MQM जा पंजाब जा अपर पंजाब जा नायब सदर आहिनि। इन सां गॾोगॾु सुमेरा गुल साहिबा आहिनि, पीपल्स पार्टी जी रहनुमा आहिनि, हिन इलेक्शन में कैंडिडेट तौर ते भी उम्मीदवार बीठियूं। बिन्हीं मेहमानों के साथ खुश आमदीद चंदासी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने प्रोग्राम में शिरकत की। सबसे पहले क्योंकि हमारे प्रोग्राम में आज जिस मौजू पे गुफ्तगू करें, हुकूमत साजी का मरला शुरू हो जाएगा। आज़ाद उम्मीदवारों ने इस दफा बहुत ज्यादा अक्सरियत हासिल की है, लेकिन क्योंकि MQM का अगर जिक्र करें और पीपल्स पार्टी का, तो ये दोनों वो सियासी जमातें हैं जो हुकूमत साजी के मरहले को पूरा करने में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। पीपल्स पार्टी ने इस दफा तवक्को से ज्यादा सीटें हासिल की हैं कंपेयर 2018 के। तो सुमेरा साहब, आपसे मालूम करना चाहेंगे कि जो बिलावल साहब ने तकरीरें की थी नून लीग के खिलाफ, तो अब क्या वो नून लीग के साथ इत्तेहाद मुतवक्को हो सकता है? तो शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया। मेहरान टीवी का शुक्रिया कि हमें सिंध के वासियों को बात करने का हमें सुनेंगे सिंध के वासी। तो दूसरी बात जो आपका सवाल है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वफाकी जमात है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने इस वक्त 2018 के इलेक्शन में तो वो इतने एक्टिव नहीं थे कि 2024 में जिस तरह से उन्होंने कैंपेन की, ख़ास तौर पे मैं पंजाब की बात करती हूँ। मैंने पंजाब के हल्का N56 में अभी कंटेस्ट किया है, तो हमें जो पंजाब की रिफ्लेक्शंस थी NA-127 की, उसके इफेक्ट्स आ रहे थे रावलपिंडी के अंदर। तो पीपल्स पार्टी ने पंजाब में अपना बड़ा अच्छा ग्रूमिंग, हमारी दोबारा हमने अपने वोटर को एड्रेस किया, रिकवर किया। जहां तक हुकूमत बनाने की बात है, तो नून के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, नवाज लीग के पास, नवाज शरीफ के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि पीपल्स पार्टी के साथ आके बैठे। हुकूमत अगर बनानी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनको बैठना पड़ेगा। नून लीग को नहीं तो फिर नवाज शरीफ को वापस अंदर का टिकट करवाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन नहीं है उनके पास। अलबत्ता पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शन मौजूद है। हम ट्रायंगल में देखें तो पीपल्स पार्टी इस वक्त इतनी अहम है, जिस तरह अपने काम ने सीटें ली हैं, तो आजाद कैंडिडेट का पास ऑप्शन बिल्कुल पीपल्स पार्टी के पास आजाद के पास जाने का भी ऑप्शन है। PTI आजाद हमारे पास आएंगे, वी आर ए नेशनल लेवल। अच्छा, आजाद आपके पास आएंगे तो क्योंकि देखें आपने साबित किया है हमेशा से, पर आजाद तो PTI है ना, कहते हैं आजाद PTI है, और PTI वालों ने तो बड़ी तनकीद की है कि हम नहीं जाएंगे पीपल्स पार्टी। इलेक्शन से पहले जो बयान आते गौर साहब, इस वक्त जब आसिफ अली जरदारी साहब गेम में आते हैं, पॉलिटिक्स आप जानते हैं, वो सियासी पॉलिटिकल गेम के किंग हैं, बादशाह हैं। और आसिफ अली जरदारी साहब एक MPA से अगर बलोचिस्तान में हुकूमत बनवा सकते हैं, सेनेट में आपको जितवा सकते हैं, इस वक्त हम बहुत अच्छी पोजीशन में। तो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का मेन जो रोल है वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे हमारे।
صحیح. اور دوسری جماعتوں کے پاس آپشن نہیں ہے, ہمارے پاس آئیں گے. صحیح. اسد صاحب جو سمیرہ صاحبہ نے بات کی کہ اب یہ گیم چینجر یہ ہیں, مطلب کہ گیم کو تبدیل کرنے کے لیے آصف علی زرداری کا بڑا کردار ہوگا, تو ایم کیو ایم نے پی ایم ایل این کے ساتھ ایک اتحاد کیا تھا الیکشن سے پہلے, تو اب یہ آپشن آپ لوگوں کے پاس بھی ہے کہ حکومت سے اگر پیپلز پارٹی کی حکومت سازی میں کوئی آگے پیش رفت کرتے ہیں تو ایم کیو ایم وہ پرانا معاہدہ بھول کے پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑ جائے گی؟ جی مدثر بھائی بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے اظہار خیال کا موقع دیا. ہمارا اس میں ایک بڑا کلیئر ایجنڈا ہے, ہم الیکشن سے پہلے بھی اسی پہ بات کرتے رہے کہ جو پارٹی بھی ہم نے جو 3 ترامیم کے بارے میں کہا ہے ان ترامیم کے حوالے سے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کرتی ہے, ان ترامیم پہ جانے کی کوشش کرتی ہے, تو ہم اس کے ساتھ بالکل اتحاد میں جا سکتے ہیں. اگر وہ نون لیگ کے ساتھ جو آپ معاہدے کی بات کر رہے تھے, وہ معاہدہ بیسیکلی انہی ترامیم کے حوالے سے ہے, اور ان کی کمٹمنٹ تھی کہ وہ پہلے 100 دنوں کے اندر وہ معاہدہ ٹوٹ سکتا ہے, وہ کسی اور کے ساتھ بھی. وہ معاہدہ ترامیم کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. اگر وہ ترامیم ہمیں کوئی اور پارٹی وعدہ کرتی ہے کہ یہ تینوں ترامیم ہم کرنے کو تیار ہے, تو ہم اس پارٹی کے ساتھ جا سکتے ہیں, ہمیں کوئی اس میں ایشو نہیں. مطلب یہ آپشن موجود, یہ ہم الیکشن سے پہلے سے کہہ رہے ہیں, یہ الیکشن سے پہلے سے بتا رہے ہیں کہ ہمارا بیسیکلی یہ جو اتحاد ہوگا وہ انہی 3 ترامیم کے گرد گھومے گا, انہی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن یہ سرپرائز کیسے ہوا, یہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ پولیٹیکل پارٹی آپ رہنما ہیں یہاں پہ پنجاب کے اوپر, پنجاب کے نائب صدر ہیں, سینئر نائب صدر ہیں, تو آپ کے خیال میں یہ جو آیا ہے سرپرائز آیا ہے آزاد امیدواروں کا, یہ متوقع تھا اس طرح کی صورتحال؟ دیکھیے ٹو بی ویری فرینک, یہ متوقع نہیں تھا. پہلے شاید یہ سوچا جا رہا تھا کہ ایک تو ٹرن آؤٹ بہت زیادہ کم رہے گا, عوام شاید اس وجہ سے بھی نہیں نکلے گی کہ انہیں فیل ہو رہا ہوگا کہ جو ہم ووٹ ڈالیں گے مے بی شاید وہ ہمارا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. لیکن ایک حساب سے یہ بہتر ایسے رہا کہ عوام کا دوبارہ الیکشن کے اوپر اعتماد بحال ہوا ہوگا کہ انہوں نے جس کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالا ایٹ لیسٹ ان کا ووٹ گنا گیا. باقی مسائل اوپر نیچے تو ہر الیکشن پہ آتے ہیں. وہ ان الزامات کو کہاں دیکھتے ہیں جو کہتے تھے بھی یہ دھاندلی ہوگی, چیف الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہیں, ان الزامات کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ کہ اس میں تھوڑا سا انتخابی عمل کے اوپر سوالیہ نشان ضرور آیا, جو کہ ایک تو موبائل پہ انٹرنیٹ بند رہا, موبائل سروس بند رہی, اس سے بڑا پرابلم ہوا. وہ تو کہہ رہے ہیں سیکیورٹی ریزن, پھر سیکیورٹی ریزنز بھی تھا, لیکن الیکشن کمیشن کے بغیر تو نگران حکومت ایک پتہ نہیں ہلا سکتی تھی نا, تو انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا؟ وہ تو الیکشن والے دن چیف الیکشن کمشنر تو کہہ رہا تھا کہ یہ سیکیورٹی کا معاملہ, یہ تو ہمارا اس پہ کوئی عمل لیکن وہ اس میں انٹروین تو کر سکتے تھے. اور دوسرا پھر یہ کہ جو بعد میں رزلٹ لیٹ ہو گئے, آپ سمجھتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے؟ میں دھاندلی تو نہیں کہنا چاہتا, لیکن اس کے اندر بے ضابطگی ضرور ہے, اس کو بے ضابطگی ضرور کہہ سکتے ہیں. دھاندلی نہیں کہیں. یہ تو اب وقت آنے. اچھا, ابھی تک ویسے کسی پارٹی نے کھل کے یہ نہیں کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے, سوائے جماعت اسلامی یا ایک دو اور پارٹی کھل کے نہیں کہا, یہ کیا وجہ ہے؟ مطلب دھاندلی نہیں ہوئی اس کا مطلب کسی سرٹن لیول پہ ہوئی بھی ہوگی, لیکن میں وہی بات کروں نا کہ بے ضابطگیاں بہت ہوئی ہیں, اور وہ بے ضابطگیاں نہ ہوتی. اب جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں, یہاں پہ ہمارے NA46 میں 2 سے 3 ہمارے پولنگ اسٹیشن ایسے تھے جس پہ دوپہر تک پولنگ سٹارٹ نہیں ہو سکا تھا. تو اس کے بعد اسلام آباد میں بھی, اسلام آباد میں, کراچی میں بھی نہیں ہوئے تھے, کراچی میں بھی ایسا. تو یہ اس طرح کی جو بے ضابطگیاں ہیں اس کو بھی آپ, اس سے نقصان تو ہوتا ہے. نقصان بیسیکلی کینڈیڈیٹ کا ظاہر نقصان ہے, پارٹی کا نقصان ہے اس سے. سمیرہ صاحب آپ کے خیال میں دھاندلی ہوئی ہے؟ میں تھوڑا سا ایم کیو ایم سے ہٹ کے موقف رکھوں گی. دیکھیں, جہاں تک ایک ہوتا ہے آپ کو ویزیبل ہوتی ہے ریگنگ جو ہوتی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سامنے آ کے بوگس ووٹنگ ہو, اسی کو آپ دھاندلی کہتے ہیں. جو مجھے بے ضابطگیاں آپ کا لفظ میں بھی یوز کروں گی, اس میں بہت ساری جو ووٹر لسٹ ہے اس پہ مجھے بڑی پریشانی ہوئی. خاص طور پہ میں اپنا ووٹ جب پول کرنے جاتی ہوں, اور میرا ووٹر جو مجھے نادرا کا ایپ 8300 مجھے کہتی ہے کہ آپ کا سیریل نمبر 445 ہے, اور جب میں پریزائڈنگ آفیسر کے پاس جاتی ہوں تو شی سیڈ یہ آپ اس لسٹ میں آپ کا نام نہیں ہے. اچھا, میں اس کو ایکسپلین, آپ الیکشن والے دن کیوں چیک کر رہی ہیں؟ وہ تو آج کل لوگ عام طور پہ پہلے دیکھ رہے ہیں نا. نہیں, میں اس پہ اپنے سیریل نمبر پہ جا کے الیکشن فارم جمع کرتی ہوں. میں ایز اے کینڈیڈیٹ میری اسکروٹنی ہوتی ہے, میں اپرووڈ ہوتی ہوں. میں پھر جب پرچی لے کے جاتی ہوں تو مجھے پریزائڈنگ آفیسر کہتی ہے کہ اس سیریل نمبر پہ تو آپ کا نہیں ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ لسٹ کے اندر میں 445 جگہ 454 ہوں. اچھا, تو اس طرح کی کچھ چیزیں آپ اس کو, وہ تو مائنر ہے نا, بڑی کوئی بضابطگی نظر نہیں دیکھیں, آئی. یہ مائنر نہیں ہے. آئی ایم کینڈیڈیٹ. اگر کینڈیڈیٹ کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو عام ووٹر کے ساتھ کیا ہوگا؟
इस तरह की फिर और आप भी- फिर कहे ना कि धांधली हुई नहीं, है। मैं धांधली का लफ्ज अब देखिए, धांधली जो आम तौर पे समझ आती है, हम जिस पे प्रोटेस्ट करते हैं वो ये होता है कि आपका वोट बैंक चोरी हो जाए, ठीक है, आपके बैलेट बॉक्स से वोट जो है वो। लेकिन जब ये समझ नहीं आती, जो मेरे पास फॉर्म 47 कहा जाता है कि नीचे जो एक मेरा पोलिंग एजेंट है वो कहता है कि आजाद कैंडिडेट के इतने वोट हैं, जब फॉर्म 47 में आता है तो उसमें उसके वोट बिल्कुल टोटल एक पोलिंग बूथ की निस्बत उस पे कम है। सही तो सही। कुछ चीजें ऐसी है जो मुझे समझ नहीं आती कि आप उसको धांधली सुमेरा साहब, आसू साहब कह रही हैं तो- कि धांधली नहीं हुई, जबकि एमक्यूएम कराची में कह रही है कि पीपल्स पार्टी ने धांधली की है, तो आप भी कह रहे हैं कि धांधली? देखिए, मैंने जो बेज़ाब्तगियों वाला इस्तेमाल किया ना, वो इसलिए वहाँ पे चूंकि जो प्रेजाइडिंग थे, वहाँ के प्रेजाइडिंग अंदरून सिंध से आए हुए थे, वहीं के लोग थे मकामी, तो वहाँ मकामी तौर पे जितना किया जा सका वो जरूर उन्होंने किया, लेकिन उसको ओवरऑल हम इसलिए इलेक्शन कमीशन पे ओवरऑल उसका बर्डन इसलिए नहीं डाल सकते कि ओवरऑल ठीक है, सिक्योरिटी का इंतजाम भी ठीक रहा, टर्न ओवर भी अच्छा रहा, या तो टर्न ओवर बहुत कम होता, टर्न आउट बहुत कम होता, लोग कम निकलते तो फिर भी प्रॉब्लम थी। लेकिन देंगे चीफ इलेक्शन। धांधली उस वक्त हो सकती थी जब वोटर ना आता। जो मैंने जहाँ भी स्पीचेस की, मेरा मौक़िफ़ ये था कि पब्लिक को आके अपना वोट डालना चाहिए ताकि धांधली ना हो सके। लोग पर वो वोट कहते हैं ना कि आप 3 सियासी बड़ी पार्टियों को नहीं डाला, वो आजाद उम्मीदवारों को डल नहीं, गया अब अल्टीमेटली है तो वो एक जमात के ना, अच्छा। उनका एक नजरिया है, और यूथ में स्पेशली उनके साथ लोग खड़े थे, और आपके एवरेज मतलब आप ये तस्लीम करते हैं कि पीटीआई का किरदार बड़ा अहम है और इस वक्त भी वो पीटीआई के एग्जिस्ट कर रहे हैं जी, आप उनको खत्म नहीं कर सकते। अच्छा। आजाद की सूरत में आए हैं, लेकिन जो बात हो रही थी, जैसे खास तौर पे वोटर लिस्ट की मैं बात करूंगी कि मेरे अपने हल्के में तो पीपल्स पार्टी उनको स्पेस, पीपल्स पार्टी स्पेस देगी, वो आजाद बतौर पीटीआई उनको स्पेस देगी कि चलें जी वो अक्सरियत में आए हैं तो वजीर आजम बना लें अपना। डेमोक्रेसी के लॉन्ग लिस्टिंग के लिए आपको चाहिए, मेरे ख्याल में आजाद कैंडिडेट को अगर मुस्तहकम एक हुकूमत चाहिए, वो नून के साथ ही बैठ सके। सही नहीं, लेकिन मेरा सवाल है ना कि आप कह रही हैं ना कि उनको अप्रिशिएट कर रही हैं, उनकी अहमियत को भी बता रही हैं कि पीटीआई की एक अहमियत है, लेकिन अक्सरियत जो सीटें हैं वो तो आजाद की हैं, उनकी वोटर से कैसे इनकार कर सकते? तो फिर वजीर आजम उनका आ रहा है। वजीर आजम उनका नहीं आ सकता क्योंकि दे आर इंडिपेंडेंट, उनका वो इंडिपेंडेंट किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। तो फिर आप कह रहे हैं ना उनकी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, सारे पीपल्स पार्टी को ज्वाइन तो करेंगे, फिर उनकी अहमियत को आप नजरअंदाज करेंगे। हुकूमत बनाने में एक कैंडिडेट भी, एक आपकी सीट भी अहम होती है। अगर इंडिपेंडेंट इतनी बड़ी तादाद में है, दे आर मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन पीपल्स पार्टी क्योंकि वफाकी जमात है और इतनी इलेक्शंस का एक्सपीरियंस रखती है, वो रियासत को और पब्लिक को एट ए टाइम हैंडल करती है। फिर जो आसिफ जरदारी साहब का दौरे सदारत गुजरा है, वो इस बात का गवाह है कि आप इकोनॉमिकली स्टेबल थे, मुल्क में अमन था, आपका पेट्रोल प्राइस इंटरनेशनल लेवल पे आप जो खर्चा मामूलात थे। अब ये 16 माह का जिक्र कर रही हैं। मैं जो आसिफ जरदारी साहब की प्रेसिडेंटशिप की बात कर रही हूं। अच्छा, 2008 से 13 उसके बाद आपकी हुकूमत नहीं आई, 5 साल नहीं आई, फिर 16 महीने नहीं आई। सही सही। तो वो गैप निकाल। तो ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक था तो ब्रेक का बगाल बोल जिससे जारी रखना से। वेलकम बैक नाज़रीन गालबल जो सिलसिलो जारी है, एमक्यूएम ऐं पीपल्स पार्टी जा अॻवान असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। हिन वक़्तु जेकी हुकूमत साज़ी जो मरहलो शुरू थींदो ऐं हिन खां पोइ जेकी सूरत थी आहे हिन बाबति ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। शहजाद साहब, सबसे पहले क्योंकि जो सुमेरा साहिबा ने बात की वो बड़ी अहम की कि अहमियत है पीटीआई की, जो है वो एक अहमियत है, उन्होंने आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर अक्सरियत हासिल की। आप समझते हैं कि अगर उनकी इतनी अहमियत है, उन्होंने अक्सरियती सीटें हासिल कर ली हैं, तो अब इख्तिदार भी उनको दे देना चाहिए किसी न किसी तरीके से? जी, इसके दो पहलू हैं मुदस्सिर भाई। एक तो है इखलाकी पहलू। इखलाकी पहलू ये है कि अगर आप उस चीज पे जाए तो वाकई चूंकि वो पीटीआई के हिमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट रुकन थे, जाहिर उनका ताल्लुक या वोट उनको पीटीआई का वोट पड़ा होगा, लेकिन एक उसका कानूनी पहलू है। कानूनी पहलू के हिसाब से वो टोटली इंडिपेंडेंट अलग-अलग सिंबल पे लड़े हैं। हर बंदा एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और वो कल को अपनी मर्जी से कोई भी फैसला ले सकता है, ना वो कानूनी तौर पे बाउंड है, ना उसके ऊपर कोई और प्रॉब्लम। इखलाकी तौर पे जरूर आएगा। तो अब ये चीजें फिर ये तो बहुत सी चीजें ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक शिफ्ट होती हैं। अभी
किसी को नहीं पता कि कितने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कौन सी जमात ज्वाइन करेंगे, क्या रुख लेंगे। लेकिन ये तो अंडरस्टूड है ना कि जो इंडिपेंडेंट जीते हैं उनकी एफिलिएशन तो पीटीआई के साथ है, उनकी लिस्ट जो जारी है। जरूर कहा जा सकता है, लेकिन कानूनी पहलू तो वो नहीं है। कानूनी तौर पर तो वो इस वक्त आजाद उम्मीदवार, मतलब अगर अवाम ने आजाद उम्मीदवारों को बतौर पीटीआई वोटर के तौर पर उनको मुंतखब कराया तो उन वोटरों की दिलाजारी। देखिए वो देखें, अवाम के परसेप्शन अवाम के ऊपर जो भी था, अगर परसेप्शन यही था कि ये सारे पीटीआई के ही कैंडिडेट है, वो परसेप्शन की हद तक तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आप उसको आगे कानूनी पहलू देखेंगे तो वो आजाद उम्मीदवार है और उनके पास कहीं भी जाने के लिए फैसला करने की आजादी मौजूद। आपको क्या लग रहा है कहाँ जाएंगे? देखिए ये तो अब वो कहना नहीं चाहिए, लेकिन हालात और वाकयात। वो क्या कहते हैं कि मंडी लगेगी, जो अच्छा व्यापारी होगा, जिसके पास अच्छा डील करने की पावर होगी, शायद। जमहूरियत में मंडी की गुंजाइश है? जी बिल्कुल भी नहीं है, जमहूरियत में नहीं, इसलिए मैंने शायद का लफ्ज इस्तेमाल किया कि यकीन तो नहीं। ये वो मंडी सिंध हाउस जैसी मंडी का जिक्र करें जिसका शिकवा पीटीआई करती रही है हमेशा। ये कल बड़ा वाज़िया कहा जा रहा था कि जरदारी साहब इस्लामाबाद पहुंच गए और इसको बड़ा मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी इसको इसी इशारे में लिया जा रहा था कि अब शायद जो है वो बार्गेनिंग की चीजें हो जाए। लेकिन बहरहाल ये चीज के लिए जरदारी साहब ही क्यों चुना जाता है? प्रोसेस का हिस्सा है, जमहूरी प्रोसेस है सर। उसमें अगर कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कोई कदगन होनी चाहिए। अब ये जरूर है कि बाजुकात होता है किसी को शायद किसी ने पैसे ले लिए, किसी को कोई और लालच दे दिया या किसी को कुछ धमका के कर लिया, जा सकते हैं। तो मैंने समझा जरदारी साहब ही क्यों? देखिए जरदारी साहब, मंडी का जिक्र होता है तो जरदारी साहब को याद करते हैं। पॉजिटिवली देखें, अच्छा। क्योंकि जरदारी साहब जिस तरीके से मुल्क के पॉलिटिक्स को हैंडल करते हैं या जानते हैं, वो मुल्क के हक में बेहतर होता है। लेकिन मैं वो शहजाद साहब मंडी का जिक्र कर रहे हैं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि जब भी इस तरह की सूरत हाल होती है तो जरदारी साहब का इस तरह की लेन देन में जिक्र क्यों आता है कि जरदारी साहब इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं कि चले खरीद ले उम्मीदवार को? ऐसा नहीं है। जरदारी साहब एक आप समझ लें कि पॉलिटिक्स में एक मुस्तनद जो हैसियत रखते हैं और लोग वो जो कहते हैं वो करते हैं। बहुत सारे लोग आपको मौका देख के आपसे बातचीत कर लेते हैं, अपनी बात पे पूरा नहीं उतरते। मैं मुख्तलिफ जमातों की बात करती हूँ कि जरदारी साहब की जो पर्सनैलिटी है वो पीपल्स पार्टी के अंदर नहीं बल्कि तमाम जमातों के अंदर सियासी इमाम माने जानते हैं और वो लोग समझते हैं कि जो भी फैसला करेंगे वो उस पार्टी के लिए या मुल्क के लिए बेहतर होता है सियासत की। अच्छा, जरदारी साहब बट और कोई फैसला नहीं कर सकता, सिर्फ जरदारी साहब ही कर सकते हैं इस तरह का देखिए फैसला। जब डीलिंग की बात आती है, हाँ। जो तजर्बा है वो जरदारी साहब के साथ है। लेकिन इस वक्त तमाम जमातें लोग बिलावल भुट्टो साहब की तरफ एक पुरुमीद लेके देख रहे हैं नजरों से, और बिलावल भुट्टो साहब जो है मेरे ख्याल में स्पेशली यूथ को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। सही। शहजाद साहब, मैडम कह रही हैं कि जरदारी साहब ही वाहिद हल हैं और वही सारी सूरत हाल को इस सारी बेहतर कर सकते हैं मामलात को, सारी चीजों को। जी देखिए, जहाँ तक तो उन्होंने वादे निभाने की या उसकी बात की है तो उसके लिए तो मिसाके जमहूरियत सबको याद होगा। उसमें तो इमरान खान भी था ना। वादे थे वो भी हुए, उसके बाद उस एग्रीमेंट पे अमल हुआ ना हुआ, खैर वो अलग एक बात है। दूसरा वैसे आप लोग थे मिसाके जमहूरियत में? मेरी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर है, मैं पूछना चाहता हूँ। जी देखिए, जमहूरियत के लिए तो सब लोगों को शामिल होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन बाद में अमल दरा ये क्या बात है, जब जमहूरियत के लिए सब लोग इकट्ठे थे तो एक सियासी जमात को आप लोगों ने पीछे क्यों छोड़ दिया? सारी तनकीद का महवर जो था वो एक सियासी जमात पीटीआई क्यों थी? देखिए, एज ए जमात तो आप बिल्कुल पीटीआई को भी आपको हर प्रोसेस का हिस्सा होना चाहिए और बिल्कुल हम मानते हैं। वैसे ऐसे नहीं है कि पीटीआई ने तमाम सियासी पार्टियों को शिकस्त दे दी है इस सारी सूरत हाल में, या ये शिकस्त एस्टेब्लिशमेंट को दी है पीटीआई ने? देखिए, इसका वैसे ज्यादातर मेरे परसेप्शन तो यही आ जाता है कि हमेशा वोट जो पाकिस्तान में एक बयानिया हमेशा बनता है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयाना हमेशा मकबूल हो जाता है यहाँ पे। जैसे किसी जमाने में जैसे भुट्टो साहब का बयानिया आया था, वो भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट था तो कामयाब हुआ उस टाइम पे। बाद में नून लीग को भी दवाम हासिल उस वक्त हुआ जब मियां साहब का एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया आ गया। तो आप सबको पता है एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है, किसको कहा नहीं, सीटों के अदादोशुमार से जरदारी साहब ने तो नहीं इमरान खान को जेल में नहीं, बंद किया। सीटों के अदादोशुमार जरदारी साहब ने पीटीआई को खत्म किया, आप सब जानते हैं। मैं सीटों के वैसे इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि राजा रियाज साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर थे, मतलब 2008 से 13 में इतनी सीटें हासिल की थी, उसके बाद सीटें इतनी कम हो गई। 85 के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में कमजोर हुई है। 85 से पहले की बात देखें और 85 के बाद उस टाइम जरदारी साहब का रोल उस तरह से नहीं था। अब जो है नहीं, लेकिन उसको कंपेयर करें ना, 2008 से 13 में सीटें ज्यादा थी पीपल्स पार्टी की पंजाब में, वो फिर बाद में इतनी कम होती गई कि आखिर में 5 या 8 सीटों पे आ गए। जो आपका वो है कि हम सर्व नहीं कर सके। पंजाब के अंदर आपको इंडिपेंडेंट
2008 के अंदर भी वज़ीर आला हमारा नहीं था। तो जब आप सर्व नहीं करेंगे तो पार्टी कमजोर होगी। मतलब आपके ख्याल में जरदारी साहब की वजह से कमजोर हुई है? मैं समझती हूँ कि जरदारी आसिफ साहब के ख्याल में वैसे? जरदारी साहब के हवाले से पंजाब में जरदारी साहब ने पार्टी को मजीद मजबूत करने की कोशिश, आके बैठ जाते हैं, कारकुनों से मिलते हैं, बाई इलेक्शन में रोल प्ले करते हैं। जरदारी साहब का पॉजिटिव रोल है। इलेक्शन के दिनों में जो मंशूज वगैरह पेश कर रहे थे तो बिलावल साहब कहते थे नवाज शरीफ, महंगाई लीग, नून लीग, अगर अब ऐसी मजबूरी बन जाती है, शुरू में तो आपने कहा ये मजबूरी उनके लिए आपके लिए नहीं, अगर मजबूरी बन जाती है नून लीग के साथ इत्तेहाद, तो फिर वो अवाम को क्या जवाब देंगे? आप लोग जो इतने इतने नारे मारे, वादे किए, दावे किए, नून लीग के खिलाफ आवाज उठाई, फिर अवाम तो दिलाजारी होगी ना, वो कहेंगे आपने तो हमें इनके खिलाफ लगाया और आप जुड़ के बैठ के। पार्टी पॉलिसी के ऊपर जो मुस्लिम लीग नून की पार्टी पॉलिसी है, मैं खुद जो स्पीचेस करती रही हूँ, जहाँ तक पार्टी के मंशूर और पॉलिसी की बात आती है तो भी हम उनके वाज़ेह तौर पे अपना मौक़िफ़ रखते हैं। पीपल्स पार्टी कहती है कि आप लोगों को सरकारी जॉब्स दें, लोगों की सैलरी डबल करें। मुस्लिम लीग नून का जो मंशूर नहीं, वो तो मंशूर है ना, मैं कह रहा हूँ वो जो एंटी पार्टी आप स्टेटमेंट बयानिया है, मैं बयानिया की बात कर रही हूँ कि आपका जो सवाल था, उनका मंशूर ये है कि आप इदारों को प्राइवेटाइज कर दें, इदारों से लोगों को निकाल दें। हम कहते हैं सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाही डबल करें, जॉब्स दें। तो बयानिया तो दोनों जमातों का अपना है, मंशूर आपका बयानिया मंशूर पे बनता है। तो पीपल्स पार्टी ने एज ए जमात ने इख्तलाफ रखा। मैंने खुद अपनी स्पीचेस में उनके बयानिए पे, अपने उनके मंशूर पे कमेंट किए, लेकिन जो जब डेमोक्रेटिक रवैयों की बात आती है तो सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता। आपको किसी भी जमात के साथ ये, लेकिन फिर जब ये तकरीरें करते हैं अवाम के सामने तो उनको कहा करें ये हरफ आखिर नहीं, हम हो सकता है कल दोबारा तब्दील कर सकते हैं। सियासत में सिर्फ पाकिस्तान है जहाँ 2 पार्टीज, अभी 4 पार्टियां हुई हैं। आप इंडिया में देखिए मल्टी पार्टीज गवर्नमेंट है, इतना बड़ा मुल्क है और हर स्टेट की अपनी जमात है और वो सारी जमातों से मिलजुल के मरकज के लेवल पे एक जमात बनती है। तो आप क्या कहेंगे जी, उनका सबका अपना अपना बयानिया होता है, लेकिन जमहूरियत को कायम रखने के लिए, उसको डीरेल होने से बचाने के लिए जरदारी साहब हमेशा उस पे खड़े होते हैं कि लंगड़ी लूली जमहूरियत जो है एक डिक्टेटरशिप से बेहतर है, और उसके लिए वो उनके साथ बैठते हैं, MKM के पास चले जाते हैं, कोई इनके पास आ जाता है। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हम नजरियाती वालों से नहीं होते, लेकिन हम उनको साथ भी खड़े होते हैं। अब ये करते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए कि आप जमहूरियत को दें, वो अपनी कुर्बानी देते हैं, हमेशा से पीपल्स पार्टी देती आ रही है, जानों के साथ साथ हुकूमत की भी कुर्बानियां देते आ रहे। सही सही, लेकिन सुबह लोगों में शोर आ गया ना, वो लोग आजकल फिर इलेक्शन के बाद भी ये सारी सूरतें सवाल करते हैं ना कि भाई आपने इलेक्शन कैंपेन में तो इनके खिलाफ बयानिया पेश किया, कहा ये चोर हैं, ये महंगाई लीग है, फिर आप अपने उस बयानी से फिर के उनके साथ इत्तेहाद करेंगे? इत्तेहाद किस बुनियाद पे करेंगे? वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होते हैं तो हम हमारा अपना एक हुकूमत होगी, हम अपने जो वजारतें हैं उनके ऊपर अपना मौक़िफ़, अपनी स्ट्रेटेजी रखेंगे, ठीक है, और वो अवाम दोस्त होगी हमारे बयानिए के मुताबिक जो हमने मंशूर में चीजें डाली। तो फिर PTI को भी साथ रखने का इरादा है? देखिए अभी PTI इज नॉट इन द पिक्चर, लेकिन आपने कहा ना आजाद इंडिपेंडेंट्स ज्वाइन करेंगे आपको आके, आपकी पार्टी को। जब एक इंडिपेंडेंट ये आए, ये आके पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करते तो वो तो पीपल्स पार्टी का हो गया ना, वो तो फिर PTI के नहीं हुए ना, नहीं रहे वो। तो फिर वो अपनी पार्टी के साथ इससे गद्दारी तो नहीं करेंगे ना? उनका और उनके अवाम की बात है, ठीक है, लेकिन अगर उन्हें एग्जिस्ट करना है, आप लोग इतना मजबूर करेंगे कि वो गद्दारी करें? देना चाहती हूँ खासतौर पर इंडिपेंडेंट, आपके प्रोग्राम के जरिए इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स है वो खुदा करे कि इंडिपेंडेंट हो, किसी जमात से अगर है तब भी उनके लिए एक सिंबल है कि इस वक्त अगर आपने मुल्क को सही पैराए पे लेके जाना है, इंटरनेशनली लेवल पे आप आइसोलेशन से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट में हम डिफॉल्ट होने से बच गया मुल्क, लेकिन अवाम डिफॉल्ट हो चुकी है। अगर हम अपने अवाम को डिफॉल्ट होने से बचाना चाहते हैं तो आप आए, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाए, आपके लीडरशिप है या आपके अवाम है, उसके मसाइल का सिर्फ पीपल्स पार्टी के। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन ब्रेक था, ब्रेक का मुकाबला से जारी रखना है।
ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں قابل سے جاری ہے. آصف جاوید صاحب شہزاد آصف صاحب اگر موجود ہیں ایم کیو ایم رہنما ہیں سمیرا صاحبہ بھی اگر موجود ہیں ان سے گال بول کر رہے ہیں. سمیرا صاحبہ سے جو بات ہوئی تھی شہزاد صاحب وہ بڑی اہم, آپ سے بھی وہی سوال کریں گے کہ آپ لوگوں نے بھی الیکشن سے پہلے خاص طور پہ اگر سندھ میں کیمپین کا ذکر کریں آپ لوگوں نے کی, وہ پیپلز پارٹی کے مخالف کیمپین کی, کہا یہ چور ہیں, یہ مہنگائی کرتے ہیں, یہ کرپشن کرتے ہیں, انہوں نے کوئی ترقیاتی کام نہیں کیا. تو پھر اگر حالات ایسے ہو گئے آپ کی جو سیٹیں ہیں وہ آپ کو مجبوراً اتحاد میں آنا پڑا ان سیٹوں کے ساتھ پیپلز پارٹی کے, تو عوام آپ کے بارے میں کچھ نیگیٹو نہیں سوچے گی؟ دیکھیے سیاسی اتحاد جتنے بھی ہوتے ہیں یہ ہمیشہ عوام کی بہتری کو مد نظر رکھ کے کیے جاتے ہیں. اگر حکومت بنانے کے لیے نہیں, لیکن ہو سکتا ہے وہ عوام نے ووٹ آپ کو پیپلز پارٹی کے مخالف دیا, وہ فیورٹ میں کہا گیا یہ مخالف ہے. دیکھیے عوام جب کسی کو بھی اپنا نمائندہ چنتی ہے تو نمائندہ چننے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو عوام کی طرف سے نمائندگی کا اختیار حاصل ہے. پھر آگے تو وہ اختیار اپنا انڈیپینڈنٹ بندہ استعمال کرتا ہے جو نمائندہ ہو چکا, اس نے نمائندگی کرنی ہے وہاں پہ. اب اس نمائندگی کس لیے کرنی ہے؟ عوام کی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے. تو اگر اس طرح کا کوئی اتحاد ہوتا ہے اور اس میں پیپلز پارٹی جو ہماری 3 ہم نے ترامیم پیش کی ہیں اس ترامیم پہ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ اس پیج پہ آتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن ان باتوں کا کیا جو جلسوں میں ان ترامیم سے ہی تو ایکچولی ہمارے اسی عوام کو فائدہ ہے. وہ پھر آپ ان کو چور لیگ کا یہ چور وغیرہ یہ لیبل ختم کر دیں گے. ہم دیکھیے ہم آج بھی اسی چیز پہ قائم ہے کہ دیکھیں جو NFC ایوارڈ سے پیسہ آ رہا ہے وہ کدھر گیا, وہ کہاں لگا, وہ کہیں لگا نظر آیا کراچی میں تو ہمیں لگا. ان حالات میں بھی اتحاد متوقع ہے. تو اتحاد اس لیے ہو سکتا ہے نا کہ اگر وہ اس چیز پہ آتے ہیں کہ پروونشل فائنانس کمیشن بنے گا, جو پیسہ وفاق سے جاتا ہے وہ 70% اس کا آگے ضلعوں کو ڈائریکٹ جائے گا, 30% رکھے صوبہ. اس چیز میں ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمارے موقف کی جیت ہو جاتی ہے نا. پھر تو ہمیں پرابلم نہیں ہے. پھر تو ہمیں پتا ہے کہ ہمارا سندھ کا جو ہر ڈسٹرکٹ ہے اس ڈسٹرکٹ کو اس کا رائٹ مل رہا ہے, جا رہا ہے. صحیح. کیا خیال ہے, قابل قبول ہوں گے کہ انہوں نے سخت تقاریر کی تو پھر بھی ایم کیو ایم کو نون لیگ کی بھی سخت تقاریر کی؟ یہ تو خوبصورتی ہے. اچھا, یہ ڈکٹیٹرشپ ویسے عام لوگ تو منافقت کہتے ہیں اس کو. ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, یہ ذوالفقار علی بھٹو کی دین ہے. ایم کیو ایم بولے, پی ٹی آئی بولے. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی اگر بات کریں تو انہوں نے جمہوریت کی خاطر یا اس نے الفاظ کی خاطر کہا آپ ادھر میں ادھر, مطلب وہ یہ بات تھی نا کہ وہ اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹے, اپنی بات سے نہیں ہٹے. جمہوریت یہی ہے کہ لوگوں کو ان کی رائے کا فیصلہ کریں. آج کشمیر کے لوگوں کو آپ رائے کا اختیار نہیں دے رہے, وہاں ڈکٹیٹرشپ ہے. انڈیا قابض ہے وہاں پہ. اور جمہوریت یہی ہے کہ جو کشمیری ہیں, جیسے اگر انڈیا کے سکھ پوری دنیا میں اپنے لیے ریفرینڈم کرا رہے ہیں, کیا پاکستان کے جو 7 یا انڈیا کے جو 7 کشمیر ہے ان لوگوں کو ان کی جمہوریت کے طور کے مطابق اختیار نہیں ہونا چاہیے؟ میں تو سمجھتی ہوں ان کو بھی ریفرینڈم کرانا چاہیے. صحیح, وہ تو اقوام متحدہ میں قراردادیں موجود ہیں نا کہ آپ بالکل ہے, لیکن جمہوریت کے تقاضے یہ ہیں کہ ان کے عوام کو باقاعدہ اجازت دی جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ کس ملک سے آتے ہیں. تو یہ جمہوریت جو آپ نے ایم کیو ایم کا سوال کیا اس کی طرف آتی ہوں کہ ان کے اپنا موقف ہے, اپنی چیزیں ہیں, لیکن جب آپ عوامی رائے لیتے ہیں کہ جی اس کے بعد آ کے ساتھ بیٹھے, تو میں بھی تائید کرتی ہوں کہ ان کے نمائندے ہیں یا آزاد نمائندے ہیں, ان کو پبلک نے اختیار دے دیا ووٹ ڈال کے کہ آپ جائیں ہمارے حلقے کے لیے, ہمارے اپنے بنیادی سہولیات کے لیے آپ جس جماعت کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں اس جماعت کے ساتھ اگر ان کے حلقے کو فائدہ پہنچتا ہے تو میرے خیال میں ان کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. صحیح. شہزاد صاحب سندھ کے اندر تو بڑی بھاری اکثریت سے جو ہے پیپلز پارٹی جیت گئی ہے. میرا نہیں خیال کہ جو اعداد و شمار آ رہے ہیں کہ ان کو کسی اتحادی کی ضرورت ہے. کیا ایسا متوقع ہو سکتا ہے کہ ضرورت نہ بھی ہو تو بھی اتحاد کیا جائے پیپلز پارٹی سندھ کے ساتھ, سندھ کی حکومت میں؟ میرا نہیں خیال کہ سندھ حکومت کے اندر ہم کسی بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد میں انٹرسٹڈ ہوں گے. ہم وفاق میں اتحاد کرنے میں ضرور انٹرسٹڈ ہوں گے چونکہ ہمارا مین ایجنڈا جو ہے وہی 3 ترامیم ہے جو وفاق سے ہونی ہے. جی وہ وفاق سے ہونی ہے. صحیح. تو وفاق میں اتحاد متوقع ہے جبکہ صوبوں میں اتحاد متوقع نہیں ہے. جی وفاق میں بالکل کوشش کی جا سکتی ہے اس میں وفاق. صحیح. آپ کے خیال میں آپ تمام سیاسی پارٹیوں کو آفر کریں گے, پیپلز پارٹی کرے گی کہ آئے ہمارے ساتھ مل کے حکومت سازی کریں؟ جو نمبر گیم اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس آ چکا ہے تو میرے خیال میں آفر کا آپشن نہیں ہے. لوگ میں سمجھتی ہوں کہ اب زیادہ اکثریت تو نہیں ہے نا, مطلب کہ ایسی نہیں ہے کہ 172 سیٹیں پیپلز پارٹی کی آ گئی ہیں. اتحاد تو کسی کے ساتھ کرنا ہوگا. آپ اس کو پروونشل لیول پہ دیکھیں. اس وقت صوبے میں تو چلیں آپ لوگ بلوچستان میں اچھی پوزیشن پہ, سندھ میں اچھی پوزیشن پہ,
तो अगर बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत सिंध में हम बना लेते हैं, पीछे ऑप्शन सिर्फ पंजाब रह जाता है, तो फिर पंजाब में अल्टीमेटली इंडिपेंडेंट ज्यादा जीते हैं, तो आप को देखते हुए वो आपको ज्वाइन, क्योंकि उनका नजरियाती तौर पे मुस्लिम लीग नून से होता है, वो नजर नहीं आ रहा, सही। तो फिर वो आके हमारे साथ अगर ज्वाइन करते हैं तो इंशाल्लाह मरकज में हमारी हुकूमत होगी। सही। मैंडेट तो वैसे अवाम ने बज़ाहिर अगर आजाद उम्मीदवारों के तौर पे देखा जाए तो इमरान खान को दिया है, तो आने वाली जो भी हुकूमत आएगी तो वो क्या इमरान खान को रिलीफ देगी, उनको अदलिया से इंतकामी कार्रवाई नहीं करते। पीपल्स पार्टी इस एक सिचुएशन से गुजर चुकी, हमारी लीडरशिप जेल में रही है, हमारी लीडरशिप। आप मुतालबा करेंगे आजाद करें इमरान खान को? देखिए मुतालबा नहीं है, तो हमारी स्ट्रेटेजी हमारे चेयरमैन साहब की अपनी है कि वो चाहते हैं हम तमाम को रिलीफ देंगे, क्योंकि ऐसी जमात है जो खुद कुर्बानी। 9 मई वालों को भी रिलीफ देंगे? वो तो रियासत का वो अदालतों का काम है। अच्छा, वो मेरा ख्याल इमरान खान भी 9 मई वाले केस में भी है, वो अदालतों का काम है, लेकिन हम जो इंतकामी करवाई है उसकी मजम्मत करते हैं। हमारे चेयरमैन साहब पूरी सियासी कैंपेन में उनके वर्करों के आंसू पहुंचने की कोशिश करते रहे। उन्होंने कहा है कि हमारी जमात, लेकिन वो पीटीआई वाले कह रहे थे कि हमारे आंसू ना पूछे, हमें आपके आंसू पूछने की जरूरत नहीं है। गौर साहब की स्टेटमेंट उनका अपना मौकफ है, उनका अपना यास्मीन राशिद साहिबा की भी स्टेटमेंट थी, उनका अपना मौकफ है। बिलावल भुट्टो साहब का पीपल्स पार्टी का मौकफ ये है कि सियासी जमातों में इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, हमें अल्टीमेटली डेमोक्रेटिक रवैये रखने चाहिए। आप एनआरओ की बात कर रही हैं कि तमाम मतलब मफाहमत होनी चाहिए, तो इसको एनआरओ कहेंगे तमाम सियासी पार्टी? इसमें कोई ऐसी एनआरओ वाली बात नहीं है, इसमें सिर्फ सियासी जो अमल है आप उसको अगर वो जो केसेस दाखिल हुए हैं इतनी तादाद वो अदालतों का काम है। आसिफ रज़ा ज़रदारी साहब आज भी अदालतों में केस भुगत रहे हैं। ये तो आप भी समझते हैं ना कि अदालतों में पैरवी ना की रहे हुकूमत तो केस खत्म हो जाता है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और खुर्शीद शाह साहब आज भी लोगों को नौकरियां देने के केस भुगत रहे हैं, तो ये तो अदालती अमल है, उसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। अदालतों ने अगर हमें रिलीफ नहीं दिया तो अदालतों के ऊपर मैं अदालती निजाम पे। तो बिलावल साहब ने किस बुनियाद पे ये कहा था कि हम रिहा करेंगे? जब कोई अदालतों ने रिहा करना है तो बिलावल साहब क्यों कहते हैं हम रिहा करेंगे? नहीं, रिहा करने की बात नहीं की, तकरीर की है जैसे मैंने कहा हम तमाम जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा करेंगे। अगर जाहिर सी बात है, अगर उनको आपने उनके सही बुनियादों पे अगर उनके साथ चलते हैं अदालतों में होता है तो उसमें तो अदालतें उन्हें रिहा करेंगी। अच्छा, मतलब इसमें बिलावल साहब का कोई रोल नहीं होगा जो उन्होंने ऐलान किया था? जो जमातें उनको अंदर इंतकामी कार्रवाई लेती हैं वो उनको रोकती है, डर क्रिएट करती है। अच्छा। लेकिन पीपल्स पार्टी की इंतकामी कार्रवाई नहीं करती, ये सियासी अमल को बिल्कुल शफाफ बुनियादों पे उनको उन्हें देते। सही। शहजाद साहब, आपके ख्याल में इमरान खान साहब को रिलीफ दे देना चाहिए, आजाद कर देना चाहिए? देखिए वो तो एक कोर्ट प्रोसेस का हिस्सा है। मैं इस बात पे जरूर कहूंगा कि बाज मुकदमे ऐसे थे जो बिल्कुल जिनको बिलो द बेल्ट कहा जा सकता है, उस हद तक नहीं जाना चाहिए। हाँ, बाकी अगर 9 मई के मामलात में मुलव्वस हैं, खान साहब मुलव्वस हैं, तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जैसे अभी इद्दत वाला था, इस किस्म के मामलात थे, तो उस पर जो है मेरा ख्याल है जाने से अवॉइड करना चाहिए। बाकी जो अभी आपने मैडम से सवाल किया ना, जो बिलावल साहब ने भी उनके लिए एक नरम गोशा थोड़ा पीटीआई के लिए शो किया और जमात इस्लामी ने भी शो किया, तो वो बेसिकली पीटीआई का वोट डाइवर्ट करने का कोशिश थी। अच्छा, और सियासी पॉलिसी थी पॉलिसी, और वो डाइवर्ट अब नहीं भी हो, लेकिन अगली भी अगर सिचुएशन बनती है, इत्तेहाद में जाना पड़ता है, तो फिर भी वो ऑलरेडी जो कि पहले से नरम गोशा हल्का सा होगा तो शायद उसका फायदा उठा जाए। आने वाले दिनों में हम इत्तेहाद देख रहे हैं, पीटीआई पीपल्स पार्टी। सियासत में कोई हरफ आखिर तो होता नहीं, कोई जाती दुश्मनियां तो किसी भी पार्टी की दूसरी। लेकिन इससे इत्तेहाद का इमरान खान को कोई फायदा नहीं होगा, यह हो सकता है? सर, अगर इत्तेहाद होता है और इंडिपेंडेंट जो है वो अपनी इनफरादी हैसियत में जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका को खान साहब को बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन एक मैसेज पास ऑन हो गया मुतल्लिका अदारों को कि मैसेज, बात फिर वही आ गई कि इस वक्त जो उसकी कानूनी पहलू है, जब आपने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को उसके इंडिपेंडेंट सिंबल पे वोट दे दिया है, तो वोट तो आपका उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का ही काउंट हुआ ना। वो फिर वोट इखलाकी हैसियत उसकी जो भी रहे, इखलाकी हैसियत जो भी रहे कि ये पीटीआई का वोट था, लेकिन वो है तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, अजय प्रोग्राम में इंदर जी की हुकूमत साजी जो महलो आहे बाबत भी ॻाल्हि ॿोल कईसीं, इलेक्शन थी वियो आहे, इन बाबत भी ॻाल्हि ॿोल कईसीं। मेज़बान मुदस्सिर खे ॾींदा इजाज़त, ईंदड़ हफ़्ते ॿिए रास्ते